आप सभी को नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र सिंह, आईआईटी रुड़की 2010-14 बैच। आज का ये जो वीडियो है ये है स्कूल ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का फर्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम ये बात करने वाले हैं कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हमें लगे जो हम करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को इसकी जो आइडियोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक हम सॉल्यूशन किस चीज का ढूंढें। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि आपको जब ये आइडियोलॉजी समझ में आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तभी आप उस चीज के ऊपर बेटर फोकस कर पाएंगे या उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो पार्ट है वो इंफॉर्मेटिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल हम करना क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, जिसमें आप अभी इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इस कंपनी का जो नाम है वो है ब्रेन रीकोडिंग एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मर मेंबर और 20 साल से ज्यादा ब्रेन के एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं हमारे साथ। इंडिया के रिनाउंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नागपाल सिंह जी। करीब करीब 1 साल की कंप्लीट एक रिसर्च करने के बाद में और लगभग 2200 से ऊपर स्कूलों का फीडबैक और 450 से ऊपर स्कूलों की रिसर्च को, और प्लस लास्ट 50 इयर्स में जो भी रिसर्चेज हुई हैं, मोर देन 350 प्लस रिसर्चेज को मिला के इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। और इसमें लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके फिर इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। अभी फिलहाल पूरे इंडिया में सीबीएसई, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड मिला के लगभग लास्ट 3 मंथ्स में, आज हम जब जून में बात कर रहे हैं तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में 200 से ऊपर स्कूल्स हैं जिनमें हमारी सर्विसेज चल रही हैं और काफी अच्छे फीडबैक हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं स्कूलिंग से। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं हमारे 15 लाख, जिनके अंदर 15 लाख से ऊपर स्कूल हैं, लगभग 15,50,000 के आसपास। इनमें लगभग 26 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। कॉलेज लेवल पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 54,000 प्लस कॉलेजेस हैं और लगभग 1043 से ऊपर यूनिवर्सिटी हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें लगभग 3 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं 26.5 और 3.8 तो लगभग 30 से 31 करोड़ के बीच में हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। यही रीजन है कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री में आता है। अगर हम सिर्फ इन बच्चों के डेटा को मिला दें और एक कंट्री नया बना दें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री दुनिया का बन सकता है। अब ये तो एक अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टेट में हैं। हम अगर बात करें बहुत अच्छा है कि यंगेस्ट कंट्री है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, अगर पहली क्लास में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास में अराउंड 77 बच्चे पास कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं जब ये 10th वाले बच्चे 12th में पहुंचते हैं तो करीब 55 बच्चे क्रॉस कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, पास कर पाते हैं। जब ये 55 जो स्टूडेंट्स हैं जब ये कॉलेज में पहुंचते हैं तो कॉलेज में अराउंड 26 बच्चे पास कर पाते हैं। ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है वो 26 बच्चों को मिलती है। अब ओवरऑल अगर हम एक डेटा को अगर देखें, ऊपर से देखें कि जो बीच के बच्चे हैं वो गए कहां? कुछ फेल हो गए, कुछ ने स्कूल छोड़ दिया, कुछ ने कॉलेज छोड़ दिया, कुछ और करने लग गए, कुछ मजबूरी में और कुछ इंटरेस्ट किसी और चीज में आ जाने से ड्रॉप कर दिया उन्होंने। अब ये जो टोटल डेटा है, अब अगर मैं बात करूं कि टोटल 15 साल तो बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है। 15 साल में क्या किया उसने? LKG, UKG, नर्सरी, 1st to 12th। 15 साल तो बच्चा कहां रहा? आपका स्कूल के अंदर। 3 से 4 साल बच्चा कहां रहा? कॉलेज के अंदर रहा। अब 15 साल और 4 साल 19 साल बच्चा पढ़ने के बाद हमारे देश की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 93% है। और ये जो 26 बच्चे पास हुए हैं इनमें से भी, वो भी डेटा आप सुने, इन 26 में से भी 82% बच्चे जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो स्किल सेट इनके पास नहीं है और जो इनकी एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री वो फुलफिल नहीं कर सकती।
अब ओवरऑल अगर देखें 100 बच्चे यहां से चले तो लास्ट में सिर्फ 4 या 5 ऐसे बच्चे निकले जो वाकई में करियर में सफल हो पाए, कोई गवर्नमेंट जॉब लगी या किसी अच्छे बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए। तो ये जो 4 और 5 का जो रेशियो है, इस रेशियो के ऊपर अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप लोगों को भी ये डेटा जानने के बाद ये समझ में आया होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में अभी चल रही है, जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्यों। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको बताऊं, हम आखिर स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग खुद पढ़े या अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिर पर्पस क्या है स्कूलिंग का, कॉलेज का, आखिर पढ़ते ही क्यों हैं हम, क्या हम एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे स्कूल हैं, स्कूल के अंदर हम क्यों जाते हैं, मार्कशीट हमें मिलती है, और कॉलेज के अंदर हम क्यों जाते हैं, एक डिग्री हमें मिलती है। क्लियर है। अब ये जो मार्कशीट और डिग्री है, ये हम लेते क्यों हैं, कहीं ना कहीं जॉब के लिए लेते हैं, जॉब के लिए लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। और हम जॉब क्यों करते हैं, जॉब करते हैं हम मनी के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो स्कूल से और कॉलेज से ये लोग जो डिग्री लेके निकल रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग कितना डेटा भारत सरकार बता रही है, सिर्फ 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब लगी या जो लोग करियर में सक्सेसफुल हो पाए। इसका सिंपल रीजन यही है कि 96% हमारा फेलियर क्यों आ रहा है, ये फेलियर क्यों, क्योंकि हम पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। आप खुद बताएं, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हम कितना पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं होती है, स्किल्स की तो कोई खास बात ही नहीं होती है। मल्टीपल, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में स्किल कोर्सेज कितने हैं। इसीलिए अभी फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करते हुए आ रही है, जिसके अंदर हम स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये इसी बेसिस पर है कि हम काम करें किसके ऊपर, हम इसके ऊपर काम करें। और ये जो पैसा है, ये पैसा कहीं ना कहीं, एक चीज आप समझेंगे कि ये पैसा कहीं ना कहीं माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो भी आपका माइंडसेट है, अगर आप 1000 करोड़ कमाते हैं तो भी आपका माइंडसेट है, अगर आप 5000 कमाते हैं तो भी आपका माइंडसेट है, किसी और का कोई लेना देना नहीं है। रीजन क्या है इसका, कि जो इंसान ज्यादा कमा रहा है और जो इंसान कम कमा रहा है, उसमें और इसमें फर्क किस चीज का है, हाथ पैर तो वही है, बॉडी वही है, सब कुछ वही है, एक डिफरेंस किस चीज का है, वो है माइंडसेट का और स्किल्स का। हो सकता है 4 ऐसी स्किल मुझे आती हैं जिससे मैं आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, या हो सकता है 2 स्किल आपको भी ऐसी आती हैं जिनसे मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं या मैं आपसे कम कमा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। 2021 के अंदर एक रिसर्च हुई और वो रिसर्च को कंडक्ट किया OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और यूनाइटेड नेशंस ने। इन लोगों ने यह कहा कि अब जो भी बच्चे फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाले हैं, वो जो उनके सक्सेसफुल होने में जो फैक्टर्स काम में आएंगे, कितने परसेंट कौन सी चीज कितनी मैटर करने वाली है, उसकी एक रिसर्च इन्होंने दी। इन्होंने कंडक्ट करके पूरे वर्ल्ड वाइड ये बताया कि नॉलेज का जो परसेंटेज है, नॉलेज जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका जो परसेंटेज है वो रहेगा आपका 13%, टोटल 13%। अगर एक बच्चा स्कूल टॉप भी कर देता है 10th में, 12th में, कॉलेज में, तो भी अगर उसकी सिर्फ नॉलेज की बात करें तो उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो फैक्टर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 13% रहने वाला है। ये बच्चा मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरिट होल्डर है
बोर्ड टॉप कर देता है। अगर सिर्फ इसकी बात करूं मैं कि नॉलेज उसको है तो 13% इसकी नॉलेज काम में आने वाली है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर बच्चे ने किताब रट के मेरिट में आया है तो ये 13% में भी काउंट नहीं होगा। वो ये तो तब है जब जो इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है कि जो इंफॉर्मेशन है मुझे वो इंफॉर्मेशन मैं किसी ना किसी चीज में इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं तो मुझे नॉलेज होगी। अदरवाइज ये भी 13% भी काउंट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये जो माइंडसेट है, ये जो माइंडसेट का फैक्टर रहेगा वो रहेगा 41%। एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। आजकल आपने यूट्यूबर देखे होंगे, उनकी आप एजुकेशन अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगी। हो सकता है 8th पास बच्चा वीडियोस बना रहा है और एक अच्छे लेवल पे है, तो ये किस में काउंट होगा? उसका माइंडसेट आ गया। और यूट्यूब पे है मतलब कुछ स्किल्स भी उसके पास हैं। हो सकता है कोई वीडियो एडिटिंग वो जानता हो सकता है वो स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेता हो, तो ये उसका स्किल सेट हो गया। और स्किल सेट और माइंडसेट आते ही उसकी लाइफ का 83% काउंट कहां हो जाता है? कहां हो जाता है? उसकी करियर के अंदर। तो करियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो क्या रहा? आपका माइंडसेट और पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव होता क्या है, एक बार हम इसको भी समझते हैं। पर्सपेक्टिव हमारा होता है सबसे पहले जो हमें नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ में अगर मिला दें, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है। जो जब भी हम कंपनीज में जाते हैं उनको कोई एक पर्सन है जिसको नॉलेज बहुत है और एक है जिसको एक्सपीरियंस भी है, तो वो कंपनी उस एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देगी। अब बात करते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिला दें तो एक कॉग्निजेंस डेवलप होता है। एक कॉग्निजेंस डेवलप होता है। और कॉग्निजेंस को जब आप इमेजिनेशन के साथ में मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है। और जब एक्सपेक्टेशन को आप स्किल्स के साथ मिला देते हैं तब जाके बनता है आपका पर्सपेक्टिव, तब जाके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम, तब जाके आपका बनता है एक अलग टाइप का थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जहां हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, जहां हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, जहां हम बात कर रहे हैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, करियर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, नॉलेज स्टोर कहां हो रहा है? हमारे ब्रेन के अंदर। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं हमारे ब्रेन को। तो साइंस बिहाइंड ब्रेन जिम क्या कहती है? ये जो ब्रेन जिम मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्राम है जिसको हमने डेवलप किया है काफी रिसर्च के बाद में। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है। बहुत ही अच्छी एक इमेज आप देख रहे होंगे। ये जो ब्रेन है आप ऐसे समझे कि ये मेरा ही ब्रेन है। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा ही ब्रेन है, मतलब कि ये जो आगे का अंदर का हिस्सा है ये रेड वाला, इसको हम पीएफसी बोलते हैं। देखिए नाम पर नहीं जाना है हमें, हम सीधे काम की बात करेंगे कि हमारे किस काम का है। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस वाले पार्ट पर। ये जो पार्ट है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग आप करते हैं लाइफ में डेली बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी डिसीजन मेरा एक दिन के अंदर हमारा ब्रेन करीब 36,000 डिसीजन लेता है, 36,000 के आसपास डिसीजन लेता है। ये हाथ यहां से यूं हुआ, इसमें भी एक डिसीजन था। ये पेन ऐसे गया, ये भी एक डिसीजन था। मेरा मूवमेंट जो हो रहा है ये भी एक मेरा ब्रेन डिसीजन ले रहा है। अब ब्रेन इतना फास्ट डिसीजन ले रहा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पे अटेंशन और मूव स्पेसिफिक पार्ट्स, इसके अंदर ये वाला ऑर्गन हमारा काम में आता है। इसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा एक ब्रेन का ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो भी आप सोचते हैं वो यही पार्ट की वजह से सोचते हैं। अगर इसको हटा दें तो आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, ये आप देख रहे होंगे एक छोटा सा ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है ये है हमारा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इसमें फॉर्म होती है। एक कहानी से सुनाता हूं जहां से इसकी खोज हुई थी। एक हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज था, तो डॉक्टरों ने क्या किया, उसके ब्रेन में से इस ऑर्गन को निकाल दिया। अब डेली बेसिस पे क्या होता था कि एक नर्स वहां आती थी और वो नर्स डेली आके उसको इंजेक्शन, मेडिसिन देने आती थी। तो वो जो मरीज है वो हर दिन उससे पूछता था कि आपका नाम क्या है, तो वो नर्स उसको बताती थी कि मेरा नाम ये है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। तो नर्स ने ये सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हर रोज मेरा नाम पूछता है, हर दिन मेरा नाम पूछता है, तो
प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। फिर क्या हुआ, उसने जाके डॉक्टर से बोला, तब जाके इसके बारे में पता चला कि ये जो ऑर्गन होता है ये हिपोकैम्पस, मतलब कि जो भी स्टार्टिंग मेमोरी फॉर्म होती है वो यहीं पर होती है, इसके अंदर, ये हिपोकैम्पस के अंदर। अब बात करते हैं ये जो सेकंड हमारा ऑर्गन होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या होता है? हिपोकैम्पस होता है जिसमें हमारी प्राइमरी मेमोरी फॉर्म होती है, जिसमें जिन बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी प्राइमरी मेमोरी फॉर्म होती है। तो ये हिपोकैम्पस ये वाला ऑर्गन होता है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा एमिगडाला के बारे में। अमिगडाला जो होता है ये बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ये इसमें 3 मोड होते हैं, इसको F3 मोड हम कह सकते हैं। F3 मोड में ये रहता है जिसमें फाइट, फ्लाइट और फियर 3 चीजें इसमें होती हैं। अगर सामने कोई कमजोर है और ये हाइपर हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या होगा, तो हमारे हाथ पैरों में इतने हार्मोन्स पहुंचने लग जाएंगे कि हम आगे फाइट करने लग जाएंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो डरने लग जाएगा या कहीं छुप जाएगा या भाग जाएगा। तो ये अमिगडाला हमारा होता है। जो भी आप सुन पा रहे हैं वो टेम्परल लोब की वजह से सुन पा रहे हैं, ये जो कान के पास होती है, ठीक है, ईयर्स के पास होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो भी टेस्ट, पेन और टच आप फील कर पाती है आपकी बॉडी, वो कर पाती है पैराइटल लोब की वजह से। जो भी आप देख पाते हैं वो ऑसिपिटल लोब की वजह से देखते हैं। जो भी आप देख पाते हैं वो इसकी वजह से देखते हैं। जो भी लैंग्वेज और फिजिकल बैलेंस है वो कहां से होता है, वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ से होता है, की साइड की वजह से होता है। सेरिबेलम क्या करता है, जब भी आप मूव करते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो इसकी वजह से होता है। और जो भी फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपके हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये जो कंट्रोल्स होते हैं वो ब्रेन स्टेम की मदद से होते हैं। अब ये सब बताने का पर्पस क्या है, ये तो चलिए ऑर्गन्स हैं, इनसे होगा क्या, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि ये बताने का पर्पस क्या है। क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं इनसे ही हमारी पूरी लाइफ चल रही है। कहीं ना कहीं जब हम माइंडसेट की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ब्रेन के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। और ब्रेन के ऊपर बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, स्पेसिफिक ऑर्गन काम कैसे करते हैं। अब बात यह है कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनसे हमारी पूरी लाइफ तो चली रही है, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारे ब्रेन के हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे हमारे हार्मोन्स के ऊपर। अब ये जो अलग अलग हार्मोन्स हैं, जैसे सबसे पहले डोपामीन की बात करेंगे। हम स्कूल के टीचर हैं या हम स्कूल से जुड़े हुए हैं या पेरेंट हैं, जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज आप ये बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको जान के। डोपामीन हार्मोन क्या होता है कि जब भी हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जब भी हम उसे इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, डोपामीन के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब जब तक ये डोपामीन का लेवल हाई है तब तक बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, तब तक बच्चा वो सारी बातें मान लेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बाद, जैसे ही ये डोपामीन का लेवल डाउन आ जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो बच्चा अपनी इस पुरानी वाली स्टेट में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट हार्मोन पर आते हैं। ये आप देख रहे होंगे एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स सबसे अच्छे हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में। कंफर्ट हो गया, एम्पैथी हो गई, सोशल अटैचमेंट हो गया, ये सारे के सारे हमारे एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है। कुछ ऐसा लगता है कि अलग टाइप की फीलिंग नहीं होती, कुछ बहुत अच्छा हम कुछ हमारे साथ हो जाता है, कभी किसी मेरिट में आ गए या कभी कुछ और ऐसा हो गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो वो हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं। अब एक मेलाटोनिन हार्मोन और होता है। कुछ बच्चे आपने क्लास में या कहीं ऐसे देखे होंगे जिनको नींद ज्यादातर आती है। कुछ ऐसे लोगों को भी आप देख सकते हैं जिनको मोस्ट ऑफ टाइम नींद आएगी, वो बैठे बैठे सो जाएंगे। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर ये ज्यादा है तो नींद ज्यादा आएगी। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको नींद कम आती है, कुछ लोग ऐसे भी शिकार हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है। ये कम होने की वजह से होता है। एक चीज और आप देखेंगे कि ये जो कॉर्टिजोल है, जो भी आप ज्यादातर लोग देखेंगे, ये देखेंगे आप स्ट्रेस से भरे, एंजाइटी से भरे, डिप्रेशन से भरे। तो ये कब होता है, जब कॉर्टिजोल हाई होता है। और अगर आपका ब्रेन
ये ब्रेन साइंस की बात कर रहा हूं मैं, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप 66 डेज से ज्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी भी चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों को लेके, जो कि होता ही है हमारे साथ में, आए दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी टेंशन तो लगी रहती है। रिसर्च ये बताती है कि लगभग 80% लोग नेगेटिव और रिपीटेटिव थॉट्स सोचते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनका कॉर्टिसोल जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और काफी ज्यादा हाई होने की वजह से वो परमानेंट स्ट्रेस, परमानेंट एंजाइटी, परमानेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब आगे अगर बढ़े, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा अभी हंस रहे थे, अभी गुस्सा हो गए, अभी रोने लग गए। तो ऐसे लोग जिनके मूड फ्लक्चुएट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। एक चीज आपने देखी होगी कि जो भी हम किसी भी चीज पे, जैसे एक बच्चा जो मेरिट में आता है, टॉप करता है, उसके अंदर डोपामिन बढ़ा तो है, लेकिन वो एक लेवल तक बढ़ चुका है, 66 डेज से ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, उस वजह से क्या है, उस बच्चे का अटेंशन, फोकस, एडिक्शन क्या बन चुका है? स्टडीज। उसको पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये हासिल करना है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? डोपामीन की वजह से। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो टीवी का, मोबाइल का उनको एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, वो भी किसकी वजह से होता है? डोपामीन की वजह से। मतलब अगर अच्छी चीजों के लिए डोपामीन ज्यादा है तो वो चीजें होंगी उसके साथ में, और अगर गलत चीजों के लिए ज्यादा है तो वो चीजें उस बच्चे के अंदर होंगी। अब ये सब बताने का भी पर्पस क्या है कि जो हमारे ब्रेन के ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये जो हार्मोन्स हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी पूरी लाइफ चल रही है वो किस चीज से चल रही है? हमारे ब्रेन की वजह से, ऑर्गन्स की वजह से। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हार्मोन्स। तो हमने जो प्रोग्राम ये बनाया है, जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम हैं, जैसे कि ब्रेन जिम हो गया, ब्रेन रिकोडिंग हो गया, जो माइंडसेट वाला प्रोग्राम है, और बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे करते क्या है? इनके अंदर कुछ स्पेशल साउंड्स को हमने स्टडी किया है, कुछ हार्वर्ड के, कुछ स्टैनफोर्ड की जो अप्रूव्ड रिसर्चेज हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, 350 प्लस रिसर्चेज को मिला के हमने इनको डेवलप किया है। कुछ साउंड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन साउंड से होता क्या है, ये इनकी एक बैलेंस्ड ब्रेन केमिकल स्टेट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ स्टेसिस। वो इससे अचीव हो जाती है जो साउंड्स हमने डिजाइन किए हैं। मतलब उन साउंड्स के थ्रू हम इन हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और हार्मोन्स को कंट्रोल करते ही हम बच्चे की पूरी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है, हमारी जो लाइफ है उसके अंदर दो चीजें आप समझें। कुछ लोग, इसको मैं जब बता रहा हूं आपको, आप लोग शायद सुने होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, 90% लोगों की लाइफ में नहीं होता है ऐसा। अब उसका लॉजिक क्या है वो आप समझें। हमारी लाइफ में दो चीजें हैं, एक हमारे थॉट्स हैं और एक हमारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जिससे पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है कि जो लोग, एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं मोस्ट ऑफ टाइम 80% टाइम नेगेटिव हैं और रिपीटेटिव हैं। नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा है, कल ईएमआई जानी है, परसों वहां पैसे देने हैं, फिर ये करना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्योंकि हमारी विशेस का तो कोई एंडिंग है ही नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। अब जब चाहिए होता है और मिलता नहीं है, हमेशा तो नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, हमारे एक तो थॉट्स 80% लोगों के नेगेटिव हैं, लेकिन 20% के चलिए पॉजिटिव हैं। उनको भी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनकी फीलिंग्स दूसरे टाइप की होती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से क्वांटम लेवल पे, फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसको मैं समझाने से पहले, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, या मैं बात करूं आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कैसे, वो हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारी फीलिंग्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितना आप समझते होंगे कि हर चीज, आज साइंस कॉमन हो चुकी है कि हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल की हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। वैसे ही हमारी फीलिंग्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों को कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो जिससे उनको शर्म आती है लोगों को फेस करने में, बाहर निकलने में, मतलब कि शेम वाला कुछ कर देते हैं, तो शेम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज। गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड,
इनकी 175 तक होती है। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग लगभग 250 से नीचे या 200 से अगर नीचे है तो लाइफ एक अलग ही मोड़ ले लेगी। जिंदगी भर वो जो भी पर्सन है उनका कॉर्टिजोल बढ़ा ही रहेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक हमारे थॉट्स और दूसरी हमारी फीलिंग्स। थॉट्स जो हैं वो नेचर में होते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से हम क्या समझते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहां होती है? जहां पर कोई मीडियम होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एसी है और ये एक वायर से कनेक्टेड है, इस बोर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है और ये जो एसी है ये कहीं ना कहीं एक वायर की वजह से कनेक्टेड है। अगर इस वायर को हटा दें तो ये एसी चलेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 90 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप एक थॉट सोचते हो कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं, मुझे ये मिल जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी उसको इस तरीके से कान लगा के सुन रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं नहीं मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, नहीं नहीं मैं 5 लाख नहीं कमा सकता, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो जब भी आप कुछ भी सोचते हो तो आपका जो थॉट है वो आपके हर एक सेल को एक मैसेज जा रहा है और हर एक सेल आपके उस थॉट को सुन रहा है। तो ये तो क्या हुआ कि हमारे जो थॉट्स हैं वो नेचर में इलेक्ट्रिकल हैं। आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो कैसे काम करता है? हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फ्रीक्वेंसी। हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड करते हैं? जैसे हम मोबाइल पर आपस में कनेक्ट करते हैं वैसे ही हम यूनिवर्स से भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो तो ट्रेवल ही नहीं कर सकता विदाउट मीडियम। तो जो लोग सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, उनकी चीजें कभी पूरी नहीं होती हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहां एक दूसरी चीज है कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो क्या होती है नेचर में? मैग्नेटिक। तो जब हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स ये दो चीजें कंबाइंड मिल जाती हैं तो एक थॉट से आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फीलिंग से बन के आता है हमारा मैग्नेटिक सिग्नल। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तब एक बनता है, एक पावरफुल सिग्नल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ये यूनिवर्स तक ट्रेवल कर सकता है। मतलब जो भी आप चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, अगर चाहें तो आप बन सकते हैं। लेकिन आपको काम किस चीज पे करना होगा? दोनों सिग्नल्स के ऊपर करना होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना होगा, फीलिंग्स के ऊपर काम करना होगा और अपने थॉट्स के ऊपर काम करना होगा, एक साथ करना होगा। जनरली क्या होता है, हम पॉजिटिव बहुत रहने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं सब अच्छा ही होगा, लेकिन हम फील कुछ और कर रहे होते हैं। तो आपकी फीलिंग जब डाउन आ जाती हैं तो वो वीक सिग्नल हो गया, और जब वीक सिग्नल है तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है या इन बच्चों की जिंदगी बदलनी है तो ये जो साइंस है, साइंस यही है और दूसरी कोई साइंस नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर चले जाते हैं तो इसके अलावा आपको मिलेगा भी नहीं कुछ। जितनी भी मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं आपसे, मेरी अपनी कोई बनाई हुई थ्योरी नहीं है, यह भी एक रिसर्च है। यहां हर एक पेज के ऊपर 2 रिसर्च हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जब हमारी फीलिंग्स बढ़ती हैं, जब भी जैसे भी हम एक्सेप्टेंस, किसी से कोई गलती हो जाए हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। जब भी कोई रीजन आपके पास हो कि आपको कोई चीज क्यों करनी है, जैसे टीचिंग आप कर रहे हैं तो टीचिंग क्यों कर रहे हैं, या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो कर क्यों रहे हैं, जब आपके पास एक रीजन होता है, जब आप सबको इक्वल मान लेते हैं, आपके घर वालों को भी इक्वल मान लेते हैं, बाहर के लोगों को भी इक्वल मान लेते हैं, एक लव वाली फीलिंग आपके अंदर होती है कि सभी को आप बराबर मान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पीसफुल, एक जॉयफुल स्टेट आपके ब्रेन में बन जाती है कि आपको मजा आ रहा है, हर स्टेट में मजा आ रहा है। इसके साथ एनलाइटनमेंट जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप देखेंगे कि हर चीज बहुत बहुत अच्छी हो गई है, आपको हर चीज में मजा आने लग जाता है। यहां से अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं, अगर हमारी फीलिंग्स बढ़ती हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस का ग्राफ भी बढ़ता है। कॉन्शियसनेस को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी ये जो अल्फा पॉइंट है अगर डाउन है, अगर आप कहीं ना कहीं इस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं यहां तक, ठीक है, इसको कैसे समझें कि अगर हमारी फीलिंग्स, इसको ऐसे समझते हैं, एक आप जंगल में गए
और जंगल में आप एक छोटी सी लालटेन लेकर गए हैं, तो वो जो लालटेन है उसकी रोशनी बहुत लिमिटेड है, वो थोड़ी सी रोशनी करेगा। अब उस रोशनी के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगा कि यहां तो बिच्छू है, यहां सांप है, यहां कुछ और है, यहां कोई और छोटा मोटा जानवर है। तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ये तो खा जाएगा, अभी मर जाएंगे, ये प्रॉब्लम। तो ये जिनकी कॉन्शियसनेस कम होती है, लोअर होती है, उनको जिंदगी में लगता है कि बस यही दुनिया है, इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जंगल के अंदर आपने लालटेन के बजाय एक बड़ी फ्लड लाइट लगा दी है, जो स्टेडियम्स के अंदर होती है। ये जो क्रिकेट चलते हैं, मैचेस चलते हैं, इनके स्टेडियम में जो बड़ी लाइट होती है, सपोज वो लाइट लगा दी आपने। अब क्या होगा? अब आपको सिर्फ वो छोटी सी जगह नहीं, अब आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही होंगी, अब आपको कुछ फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पे ऐसे छोटे छोटे खरगोश भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पे और भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब जो छोटी प्रॉब्लम थी, जब छोटी प्रॉब्लम लाइफ में आई और आपकी अगर कॉन्शियसनेस छोटी है, तो वो छोटी प्रॉब्लम भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस जिंदगी खत्म होने वाली है अब तो, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लग जाती हैं, आपको चीजें अपने फेवर में दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक प्रॉब्लम है तो मेरे पास इसका ये सोल्यूशन है। तो ये इस तरीके से हमारी फीलिंग्स काम करती हैं, और इन फीलिंग्स को चेंज किया जा सकता है थ्रू साउंड्स, थ्रू थॉट्स। तो ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इससे हम फीलिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, इससे हम थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं, इससे हम हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं, और उससे हम अपने ब्रेन के ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड की। ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड के ऊपर रिसर्च शुरू हुई करीब करीब 1965 से लेके 2000 तक, और इसमें यह समझ में आया कि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्टेट में नहीं रहता, वो मल्टीपल स्टेट्स में रहता है। तो फिर जब पता चला कि हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में भी रहता है, अल्फा में भी रहता है, थीटा स्टेट में भी रहता है, और डेल्टा स्टेट्स में भी रहता है। अब थोड़ा सा इन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो ब्रेन है वो बीटा स्टेट में रहता है। बीटा स्टेट के अंदर जो भी चिंता होती है, जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी लोग डिप्रेशन में आप देखेंगे, वो इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन पूरी तरह से अवेक होता है, पूरी तरह से जागा हुआ, अलर्ट मोड पर रहता है। इसके अंदर हमारे ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी इतना फास्ट काम करती है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 14 to 21 साइकिल्स पर सेकेंड। अब बात करते हैं थोड़ी सी अल्फा स्टेट के बारे में। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, सांस योगा करते हैं। तो वो जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा वो इस स्टेट के अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड रहती है। और जो भी क्रिएटिविटी आप देखेंगे, सुपर लर्निंग आप देखेंगे, और एक पीसफुल स्टेट आप ब्रेन की देखेंगे कि वो शांत स्वभाव जो है वो उससे आ जाता है। तो वो आता है हमारा अल्फा स्टेट की वजह से। एक चीज आप और देखते होंगे कि कुछ लोगों के अंदर इंट्यूशन आ जाती है। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरी तरह से वो इंस्पायर हैं कि यार जिंदगी में कुछ करना है, और उनके टाइम के पंक्चुअल भी आप देखोगे उनको। तो वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ टाइम इस स्टेट के अंदर रहते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन वेव्स की रहती है वो रहती है 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड। इसके अंदर ड्रीम भी उनको एक इमेजरी की तरह आते हैं, ठीक है, जैसे अभी इमेजेस देख रहे हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इसके अंदर डेवलप होती हैं। फील मोर कनेक्टेड टू अदर्स, दूसरों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए अपने आप को पाते हैं। प्लस ये जो डेल्टा स्टेट है, इसके अंदर हमारी बॉडी खुद को कहीं ना कहीं एक रिलैक्स स्टेट में पाती है। जो भी हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो यहीं पर होती है। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जो टीवी और मोबाइल हमेशा देखता रहता है, या कुछ ऐसी हैबिट आपके अंदर भी आ चुकी हैं जिनसे आपको पता तो है कि यार मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है कि आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमारे जो प्रॉब्लम यहां जनरेट हो रही है थीटा स्टेट पर, हम उसे प्रॉब्लम सॉल्व कहां करना चाह रहे हैं, बीटा स्टेट में। मतलब एक जो हैबिट फॉर्मेशन होती है वो होती है यहां। हम डिस्टर्ब हुए, हम डिस्ट्रैक्ट हुए, हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी वो जनरेट कहां हुई हैं, थीटा स्टेट में।
और हम उसे सॉल्व कहां करते हैं? बीटा स्टेट में। अब एक चीज आप समझ लें कि जो प्रॉब्लम यहां जनरेट हुई है वो तो यहां सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम यहां जनरेट हुई है या फिर यहां जनरेट हुई है उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहां से यहां आना पड़ेगा, थीटा स्टेट में आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं साइंटिफिक चला गया। अब मैं अगर इसको और समराइज करूं, मतलब ये कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बच्चों का टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इन खेलकूद, दोस्ती यारी में या ऐसी हैबिट अभी फॉर्म हो जाती हैं जो उनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, गेम खेलना, मोबाइल में मल्टीपल गेम्स खेलना, मूवीज बहुत ज़्यादा देखना, तो जिन बच्चों के ये हैबिट फॉर्म हो जाती है वो इस लेवल पर होती है और हम उसे यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी आप लोगों ने सुने होंगे हिप्नोटिस्ट होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अल्टीमेटली करते क्या है कि जिसके भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? कि वो एक तो बार बार डिप्रेशन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बार बार एक थॉट है जो हो सकता है आज प्रॉब्लम नहीं भी हो उसकी वजह से, लेकिन उसको आज सोच के, आज परेशान होके, आज अपने ब्रेन को मैसेज देते रहते हैं, देख कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो जनरेट करते हैं यहां पर जब आप डीप सोचते हो, बहुत ज्यादा फोकस करते हो, जब भी। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब ब्रेकअप होता है तो बिल्कुल डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनकी फीलिंग्स कहां बढ़ गई? यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब ब्रेकअप हुआ तो वो कहां लौट के आ गए? यहां। लेकिन ब्रेन में क्या चल रहा है उनका? वो जो फीलिंग्स है कहां स्टोर हो चुकी हैं? यहां। जो भी एक शब्द आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा साइंटिफिक नेम अगर आप मेरे से पूछें तो वो है थीटा स्टेट। मतलब अब बात आती है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसको? तो जवाब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी तरफ से आया कि हां बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सुबह दोपहर शाम की दवाई आपको देता है, वैसे ही ये साउंड्स हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि साउंड्स बोलते थे, राग सुनाते थे और बारिश होने लग जाती थी। पुराने टाइम में ऐसा होता था। सेम वैसे ही कि इन साउंड्स को अगर सुनाया जाए तो हम बच्चे को इन साउंड्स के थ्रू बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में लेके जाते हैं, अल्फा से थीटा स्टेट में लेके जाते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले बच्चा कॉन्शियसनेस की स्टेट में होता है। कॉन्शियसनेस से फिजिकल और ब्रेन एक्टिविटीज उसको करवाई जाती हैं। यहां से उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, फिर उसकी बॉडी को हायर ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है। उसके बाद में बच्चा के अंदर टायर्डनेस आती है और उस टायर्डनेस के बाद में बच्चा सबकॉन्शियस लेवल पर अल्फा और थीटा लेवल पर एंट्री ले लेता है उसका ब्रेन। और उसके बाद में हम साउंड मेडिटेशन के थ्रू पॉजिटिव सबकॉन्शियस बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करूंगा फायदे क्या क्या होंगे इस ट्रेनिंग के। तो बच्चे के अंदर जो डीफोकस्ड ब्रेन है बच्चे का, उससे फोकस्ड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी टेम्परामेंटल है, एनेक्सियस है, डिस्ट्रैक्टेड है, फिकल्ड है, अनईजी, जजमेंटल बच्चा है, उस सोशल मीडिया की वजह से, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट की वजह से, या मैं कहूं ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड की वजह से, या सेंसुअली ग्रेटिफाइड की वजह से, या एक फिक्स माइंडसेट उस बच्चे का है, इसकी वजह से जो बच्चे जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग की वजह से उन बच्चों को कहीं ना कहीं इस बैलेंस स्टेट में, कामनेस, रेगुलरिटी, बैलेंस और प्लेसिड स्टेट में उनका ब्रेन आ जाता है। इसके जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे के अंदर इंक्रीज होता है उसका आईक्यू, उसकी मेमोरी बच्चे की बढ़ती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, बेटर फोकस होता है, सेल्फ स्टडी बच्चा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। और टीवी और मोबाइल से काफी हद तक उसकी डिस्टेंस बनने लग जाती है। एक और चीज होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होता है, बच्चे ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करने लग जाते हैं। ब्लाइंड फोल्ड कैसे? अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे, ब्लाइंड फोल्ड लगा लेंगे और उसके बाद में पहले 90 मिनट्स के अंदर, फर्स्ट 90 मिनट्स के अंदर अंदर वो बच्चे कलर्स आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर वो इमेजेस आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। लगभग 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे आंखें बंद करके बुक्स रीड करने लग जाते हैं इस ट्रेनिंग से।
और लगभग 15 क्लास अगर हम उनको दे देते हैं, 15 से 20 क्लास, तो बच्चे 7 फुट की दूरी पर क्या हो रहा है, 7 फुट की दूरी पर टीवी अगर लगी हुई है, उसके अंदर हेडलाइन क्या चल रही है, ये सारी चीजें बच्चे करने लग जाते हैं इस ट्रेनिंग से। इसके और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है, बच्चों के अंदर परसिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल और 17 बिहेवियरल इंपैक्ट्स हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं जो इस ट्रेनिंग की वजह से आता है। इसके लिए हम पेरेंट्स को साइंटिफिक एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं बिहेवियरल चेंजेस के, कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम पेरेंट्स से वेरीफाई करते हैं और उसके 3 प्री प्रोग्राम एनालिसिस 14 डेज और 30 डेज ये एनालिसिस करके देते हैं, जिससे कि जो बच्चों के अंदर चेंजेस आए हैं उसके बारे में पेरेंट्स को पता चल सके कि स्कूल के अंदर ये नई चीजें करवाई जा रही हैं। तो ओवरऑल जो बेनिफिट रहते हैं वो रहते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली बच्चों के सबकॉन्शियस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, सो दैट उनका एक रिटेंशन बना रहे और आप स्कूल की जो फीस है वो भी टाइम पर आए। इसके साथ साथ स्कूल के रिजल्ट इंक्रीज इससे होने वाले हैं। माउथ पब्लिसिटी हर एक स्टेक होल्डर करने लग जाएंगे, टीचर्स भी, स्कूल भी, बच्चे भी, पेरेंट्स भी। एक सेंट्रलाइज मार्केटिंग, प्रमोशन, स्कूल की ब्रांडिंग और एडमिशन बढ़ाने में ये स्ट्रेटजी हेल्प करने वाली है। सो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको बताने का यही पर्पस था आज इस पहले वीडियो में, जिससे आपको यह पता लगे कि जो कुछ भी हम इस नए सेशन में करने जा रहे हैं स्कूल के साथ में, वो 100% साइंटिफिक है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से साइंटिफिक हैं और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो भी आपके सोर्सेज हों उनसे। अब ये सब बताने का जो पर्पस है, एक पर्पस ये भी है कि अब जो आपको इस साल से अपने स्कूल में करना है वो ये करना है कि हम इसी चीज को लेकर मार्केट में जाने वाले हैं, इसी चीज को लेकर पेरेंट्स को समझाने वाले हैं कि इस बार जो होने वाला है वो कॉमन नहीं होने वाला है, वो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके बच्चों की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता था कि एक बार जब तक हमें किसी चीज का यकीन नहीं होगा, जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि हम सामने वाले को, जब तक हम खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक हम पेरेंट्स से ये बात किस तरीके से कहें। तो सबसे पहले मेरा एक ही पॉइंट है कि आपको इसके बारे में बताया जाए। सो ओवरऑल हमारा पॉइंट यह है कि सिर्फ और सिर्फ हम एकेडमिक एक्सीलेंस की बात नहीं करके हम एक अच्छी लाइफ बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, सिर्फ मार्कशीट नहीं, सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी कि वो भी कभी याद रखें कि हाँ यार, हम उस स्कूल में पढ़े थे तो हमारी जिंदगी चेंज हो गई, पूरी की पूरी जिंदगी ही ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये ही हम चाहते हैं। पहले वीडियो में सिर्फ इतनी बात करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर फिर एक दूसरे तरीके से दूसरी चीजों के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।